तू मिलेगी मुझे एक दिन इतना तो मालूम है, पर तुझे मिलने के ख्याल भर से डरता हूँ। When you join military, you lose all fundamental rights. हम लिख नहीं सकते अपनी मर्जी से, अपनी परमिशन से बोल नहीं सकते कुछ भी फालतू, बिना इजाज़त के शादी नहीं कर सकते। एक कोई राजीव गांधी थे, वो इटालियन के साथ में शादी किए और बर्मिंघम आइलैंड पे हर साल हनीमून के लिए जाते थे अपने इन लॉज के साथ में। भारत के फ्रंट लाइन वॉरशिप्स, सबमरीन्स एंड एयरक्राफ्ट कैरियर उनकी सर्विस में जाते थे। सो एक ऑफिसर को विदेशी महिला से शादी करना अलाउ नहीं है, पर भारत के प्राइम मिनिस्टर को या मिस्टर अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिसकी की जो गर्लफ्रेंड जो उनके साथ रही वो एक IAC एजेंट के साथ उनकी बेटी थी पाकिस्तान की। हाउ डू यू परमिट दिस? ये कैसी डेमोक्रेसी है? मुझे सरफेस टू एयर मिसाइल कंट्रोल ऑफिसर बनाया गया, वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न शिप्स कॉल्ड विजयदुर्ग, एंड एज ऑन डेट आई हैव रिकॉर्ड ऑफ हैविंग फायर्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैम्स। ये जो अकाल तख्त में बैठे हुए हैं लोग, ये समझते हैं कि गुरु नानक इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। तो जो महात्मा कहे जाने वाले मोहनदास करमचंद गांधी हैं, नेहरू के साथ मिलके गांधी डायनेस्टी के साथ में मेरे देश को बेचा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी एक जगह विफल हैं, वो है ये बताना गवर्नमेंट पब्लिक को कि पाकिस्तान को इतना पैसा कहाँ से आता था। भारत से जाता था। 5 से 8 हजार करोड़ रुपया हर साल कांग्रेस के समय में कश्मीर में खर्च होता था, टेरर भगाने के लिए नहीं, टेरर पालने के लिए। Well, hello ladies and gentlemen, boys and girls. This is a brand new episode of What's Up Abir podcast. आज की कॉन्वर्सेशन थोड़ी अलग होने वाली है क्योंकि इनके बारे में आप जानते हैं, जो मेरे शख्स जस्ट बाजू में बैठे हैं। एक बहुत पॉपुलर मूवी आई थी इनकी किताब के ऊपर, बट किताब वाज आल्सो अ वेरी बिग नेशनल बेस्ट सेलर, वेरी बिग हिट, कॉलिंग सहमत। ही हैज़ come up with a new book, मतलब फिल्म उस पर राजी बनी थी, for all those people who have no clue about this, but he has come up with a new book called Gobind. Mr. Harinder S. Sikka, how are you? Pretty fine, thank you so much. Thank you for having this conversation with me. I would love to know more about your life, about your writing style, and कहाँ से इतनी amazing stories को weave करते हैं, क्योंकि आज हम उस दुनिया में बैठे हैं जहाँ stories की ज़्यादा कीमत है। Stories portray the entire culture, the entire nation, and weaves all kind of anecdotes into one story, and that's the job of an author or a storyteller. Welcome to AP Life podcast. You're a proper Delhi soul. That's what I know of. Would you mind sharing कहाँ से ज़िंदगी start हुई, कैसे दिल्ली के दिन थे, and how did you transition into Navy then? So born in 1958, मेरे पेरेंट्स पाकिस्तान से आए थे, रिफ्यूजी कॉलोनी में रुके। एक जगह थी कटरा शिवाजी बस्ती पंजाबियाँ, आज भी है। ओके, दिल्ली में? दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में। ओके, वहाँ रिफ्यूजी कॉलोनी में। तो वहाँ मेरा जन्म हुआ था। एक टीन की छत के नीचे हम 4 लोग, मेरे माँ बाप और मैं और मेरा छोटा भाई 7 साल छोटा, तो हम वहाँ बड़े हुए। और जो टफनेस कुदरत ने सिखाई वो उस छत के नीचे थी, क्योंकि बाहर अगर 45 डिग्री टेम्परेचर होता था तो 3 से 5 डिग्री और बढ़ जाता था। इसी तरह से सर्दी में, बारिश के दिनों में मुझे याद है हम कप, प्लेट्स, बर्तन वहाँ रखते थे जहाँ के वो बूंद टपकती थी, ताकि वो धुल भी जाए, लगे हाथ। तो वो किताबें ना ख़राब करे, क्योंकि शेल्फ नहीं थे किताबों के, छोटा सा कमरा था। तो बड़ी अमेजिंग जर्नी थी। और पेरेंट्स थे कि मानते नहीं थे, तो उन्होंने मुझे पहले 5 साल कॉन्वेंट में पढ़ाया। एंड पिताजी एक लंबी AGCR से वॉक करते थे पैदल, तो 10-12 पैसे, 12 पैसे, 1 आना 2 आने जो भी है बचाते थे, तो मेरे लिए 2 सेब खरीद के ले आते थे।
एंड जो 5 साल के बाद में मुझे वहाँ से निकाला गया स्कूल से, बिकॉज मेरे छोटे भाई को भी तो उतनी तनख्वाह नहीं होता। वहाँ से हमने फिर जनकपुरी में शिफ्ट किया। जनकपुरी से मैंने फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट होके नेवी ज्वाइन किया 1979 में। 1 जनवरी 1981 कमीशन हुआ एज अ नेवी ऑफिसर, एंड 1982 में मुझे नेवी ने पोर्ट लुइस भेजा ट्रेनिंग के लिए एक शिप में, एंड दैट वाज लाइक अ फ्रॉग जंपिंग आउट ऑफ द वेल। एंड हम यहाँ पर जावा बाइक चलाते थे, ढक 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 आवाज़ करती थी, तो वहाँ वो बैटरी दबा के बटन दबा के गाड़ी 350 सीसी की गाड़ी स्टार्ट हो जाती थी। तो मैंने वो किराए पे लिया बाइक को, और एक ही दिन में उस बाइक का बैटरी डाउन हो गया, क्योंकि मैं बंद करके उसको दोबारा बटन से स्टार्ट करके ये देखता था कि स्टार्ट कैसे हो रही है। तो एंड क्यूपिप में, पोर्ट लुइस में, उनकी हाईवेज पे वो बाइक चलाने का जो मज़ा था, जो एंड इट्स लाइक you spread your wings and the air is now filling it up and so on so forth. एंड उसके बाद हमने नेवी में मुझे सरफेस टू एयर मिसाइल कंट्रोल ऑफिसर बनाया गया, वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न शिप्स कॉल्ड विजयदुर्ग, एंड एज ऑन डेट आई हैव रिकॉर्ड ऑफ हैविंग फायर्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैम्स सरफेस टू एयर मिसाइल्स। आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है किसी ने, एंड मैक्सिमम हिट्स। तो वहाँ से फिर आई डिसाइडेड टू स्विच टू मैनेजमेंट साइड, Okay. which in executive side it is considered as stepping down to from the higher echelons. But I said, no, I've done my bit with the gunnery, and perhaps there was a call, and that is when I joined LLMC and came into the management side of the Navy. I wrote my first poetry. I did not know I could write, and the title was "A मौत तू एक कविता है मेरी"। कोई 2 लाइनें याद हैं उसकी? तो वही था कि तू मिलेगी मुझे एक दिन, इतना तो मालूम है, पर तुझे मिलने के ख्याल भर से डरता हूँ। तो इस तरह से उसको लिखा था कि मेरे ड्रीम्स हैं अभी, जल्दी मत करना, बड़ी इमोशनल थी, एंड आई डू नॉट नो वाई डिड आई पिक अप दैट सब्जेक्ट। हिंदी में लिखा और उसकी ड्राफ्टिंग कराई बाकायदा, एंड उसकी ड्राफ्टिंग से उसको प्रॉपर जैसे है ना, बड़े नीटली किसी ने उसको कैलीग्राफी में लिखा एंड प्रेजेंट किया। तुरंत बाद उसके एक पोइट्री लिखी, उड़ान, एंड इसी तरह से चला, एंड जो दिल में आता था वो लिख देता था। तो एक एक करके 3, 4, 5 पोइट्रीज 10 हो गई, कुछ इस तरह से हो गई। तो जब मैंने नेवी छोड़ी थी और वो राइटिंग का सिलसिला जारी रहा, तो बट सिलसिला शुरू ज़्यादा इस तरह से हुआ कि जब 99 में कारगिल वॉर छिड़ी, तब मैं पिरामल्स में प्रेसिडेंट था, बट खून में था कि नमक था फौज का कि चुका दूँ। तो मैं बंकर्स में एम्बेडेड जर्नलिस्ट बन के गया। लेफ्टिनेंट जनरल SS ग्रेवाल थे, क्वार्टर मास्टर QMG, उनकी परमिशन से। तो वहाँ पर कोई ट्रेंड मिलिट्री ऑफिसर जाए तो वो लिखेगा तो नहीं, सही बात। तो आर्मी को ऑब्जेक्शन था कि ये नेवी ऑफिसर हमारे यहाँ बैठ के क्या गड़बड़ कर रहा है, तो मुझे फोर्सिबली नीचे लाया गया, एंड वहाँ पर बैठ के एक किताब लिखी, कॉलिंग सहमत, जो उसको बाद में फिल्म राजी बनी जिस पर। बट अजीब अजीब दास्तानें हुई उस किताब को लिखने में,
उस लेडी के ऊपर जिसमें ये किताब बनी थी, पिक्चर बनी थी, उसके साथ में 8 साल 5-5 मिनट, 3 मिनट, 4, इससे ज़्यादा समय वो कभी नहीं देती थी। तो हिंट दे देती थी, बाकी हैड टू कंस्ट्रक्ट। तो कंस्ट्रक्ट मीन्स आई हैड टू पॉलिश माई इंग्लिश एंड आई एम एन एक्सीडेंटल ऑथर। ओके, एंड एक आधा आर्टिकल लिख देना ठीक रहता है, होता है, हो जाएगा। एक किताब लिखना 1200-2000 words you can write, but to write a book and justify it was a very big ask. Was she happy when she read the entire book? I think so, because she gave me a go ahead. Okay. The meaning of calling Sehmat was, it was my agreement with her that I will not print it till such time she agrees. And I had that consent. उसी के कंसेंट से मैंने आलिया को सेलेक्ट किया था। You were involved in the casting process for the film? मेरी कंडीशंस थी Okay. कि जो भी इस किताब को खरीदेगा मुझे इतना पैसा चाहिए। इट वाज नॉट इन लैक्स। मुझे डायरेक्टर मैं डिसाइड करूँगा, एक्टर मैं डिसाइड करूँगा। तो मैंने, क्योंकि मेरी फॉन्डनेस थी गुलजार साहब के लिए, apparently he was also from the same colony, refugee colony In Delhi? in Delhi, and वहाँ बर्फ़ खाना था, उसके पास में इनका छोटा सा कार रिपेयर के जहाँ पर ये काम करते थे। तो और एक और जनाब थे जिन्होंने पहली फिल्म बनाई थी फूल और पत्थर, ओपी रलन। हाँ। तो ये दोनों मेरे से काफ़ी सीनियर्स थे, बट ओपी रलन की खिड़की के जो कांच हैं वो हम क्रिकेट में बड़ी बार तोड़ते थे। और जब मैं उसको नेवी में ज्वाइन किया और मैं उसको एक ताज होटल अपोलो बंदर में मिला, तो यूनिफॉर्म में था मैं, तो मैंने उसको बोला कि आप पहचानते हैं मुझे? नहीं। तो बैठिए। तो मैंने कहा जी मैंने आपके बड़े शीशे तोड़े हैं। तो बोले ये कॉफ़ी के पैसे तुम दोगे। मेक सेंस, इतना तो बनता है। तो इस तरह से मेरी कुछ लोगों से जान पहचान बनी, या कैसे, मैंने कहा ना एक्सीडेंटल ऑथर। बट मुझे मेघना की परमिशन तो मिल गई। आरिफ ज़कारिया का भी मैंने सहमत से पूछा था। बट क्योंकि गुलजार को प्रॉमिस किया था कि मैं आपकी बेटी को डायरेक्टर बनाऊंगा, क्योंकि मेघना गुलजार को 4 साल से काम नहीं मिला था। लोगों का मानना था कि तलवार जो फिल्म बनी है वो तो विशाल भारद्वाज ने बनाई है। ऐसी जब धारणा हो गई तो हो गई। तो एज एन अफेक्शन, एज इफ ही वाज यूज्ड टू बी माय रोल मॉडल काइंड ऑफ स्टफ। तो मैंने कहा मैं बनाऊंगा। तो कंडीशन लगाई। पहले अक्षय और मैं इस फिल्म को इकट्ठा करने वाले थे, लेकिन मैं जो नानक शाह फ़कीर बनाई थी फिल्म, उस पे मुझे जंग लड़नी पड़ी थी अकालियों से, क्योंकि ये जो अकाल तख्त में बैठे हुए हैं लोग, ये समझते हैं कि गुरु नानक इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन्हीं का है। वो ये मानने को तैयार नहीं कि गुरु नानक हिंदू परिवार से आए थे। तो क्योंकि मैं ये चीज़ों की स्पीच देता हूँ, बात करता हूँ, तो बोलते थे कि ये आप सिख नहीं हैं। तो मैंने 1-2 स्पीचेस में बोला है और आज भी मानता हूँ कि ये जो सिख धर्म है मोस्ट मॉडर्न धर्म है। ओके, बट जिनके हाथ में है वो 5वीं फेल है और डिवीजन में शामिल है, हिंदू सिख को अलग करना। जबकि हर एक परिवार ने एक बच्चा दिया, पहला बेटा दिया, मुगलों से लड़े, एंड सो ऑन सो फोर्थ। और गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लेते आए। तो भगवती मीन्स माँ को उन्होंने सबसे ऊंचा कदर दिया, दर्जा दिया। सही बात। और हम जय माता की बोलते हैं। और वो लिखा है झंडे पर, महाराजा रंजीत सिंह ने लिखा था प्रथम भगवती सिमर के। तो माँ भगवती को इतना बड़ा उन्होंने, तो हम कैसे अलग से। तो उन्होंने मेरे से बोला कि ये फिल्म जो आप नानक शाह फ़कीर बना रहे हैं, इसने आपने नानकी को यहाँ काला धागा में दिखाया है,
ओके। और गुरु नानक साहब को आपने हिंदू परिवार का दिखाया, सच मानने को तैयार नहीं थे। तो मेरा ये भी मानना है कि ये धर्म के नाम पर ये धंधा कर रहे हैं, तो उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगती थी। तो जब उनसे पूछें कि आपके पास में 1000 करोड़ रुपए का बजट है, बताइए आपने शिक्षा में कितना लगाया, बताइए कि ये पैसा खर्च कहाँ हो रहा है, और बताइए कि कल तक बादल जो हैं वो एक उनका जो कमाई 100 रुपये मान लो थी, तो आज 1 लाख रुपया कैसे है, उसका डिवीजन दीजिए, क्योंकि ये पब्लिक मनी है। तो ना बादल्स को पसंद आता था। Nobody had any Nobody had answers. so they would wonder, why is this man speaking? They forgot that I had the courage to go to Kargil during Kargil battle as an embedded journalist when I was president of Piramal. If I am not fearing the war or the death, I'll not be scared of them. Agreed. And second thing, Guru Nanak said, "So kyu manda akhiye jit jamme rajan." Why demean her who gives birth even to kings? Where is the largest female infanticide? It's in Punjab and Haryana, then one Punjab. That means we are treating Guru Nanak as a commodity and making money out of him. उनकी फॉलोइंग कुछ नहीं कर रहे हैं, उनकी टीचिंग्स कुछ नहीं कर रहे, यू नो। सो ये बातें उनको चुभती थी। इसी तरह से जब राजी को दिया, तो मैंने मेघना को बार बार बताया कि इस स्टोरी से छेड़खानी नहीं करना, मैं आपके फादर की रिस्पेक्ट करके आपको ये बुक दे रहा हूँ। कंडीशन लगाई जंगली पिक्चर्स पर कि सिर्फ मेघना ही बनाएगी, नहीं तो फिल्म नहीं बेचूंगा। तो उन सब के बाद में भी ये बॉलीवुड की बड़ी कमाल की चीज़ है, कुछ लोगों में सबसे पहला छुरा मेरी ही पीठ पे घोंप दिया, मुझे डायरेक्टर्स कट ही नहीं दिखाया, ओके, मेघना ने। और राजी में प्रोटैगनिस्ट को, सहमत को बतौर डिप्रेशन में लेके आए, एज इफ शी हैज डन ए ब्लंडर फाइटिंग फॉर इंडिया, वेयर एज इन एक्चुअल रियलिटी व्हेन शी अराइव्स the band plays Jan Gan Man, she salutes the tricolor, bows down. पूरी राजी फिल्म में अगर आप गौर से देखें, एक भी तिरंगा नहीं है, बट पाकिस्तानी फ्लैग्स हैं। इंडियन इंटेलिजेंसेस को सहमत ने बुरा बताया है बाद में, लास्ट सीन में, लेकिन पाकिस्तान आर्मी की तारीफ की है। ऐसे कराची मनी या कराची इन्फ्लुएंस आपके सामने आता है। तो जब राजी यहाँ रिलीज़ हुई थी, तो सेलिब्रेशंस कराची में हुई थी। अनफॉर्चुनेटली फॉर हर, मुझे इसका प्रूफ दिया मिस्टर अजय बिसारिया ने। तो अजय बिसारिया जो हैं, वो उस वक़्त इंडिया के हाई कमिश्नर थे पाकिस्तान में। तो उनकी एम्बेसी के सामने मेरे नाम के झंडे लगे थे। मुझे बुरा भला कहा गया था कि भाई ये फ़िल्म को इसने क्यों बनाने दिया, ये क्यों क्योंकि जो और सीन चेंज हुए थे, तो जो एक बच्चे की डेथ हुई थी वो निकाल दिया गया था। ओके। वो एक बहुत बड़े मिलिट्री ऑफिसर का बेटा था, ग्रैंडसन था। ओके। तो इस तरह के जो कट्स किए थे, उनको इस बात को चुभ गया था कि कोई इतनी 8 साल की रिसर्च के बाद में खोद के कहाँ से ले आया। तो मैंने 2 ट्रिप लगाए थे पाकिस्तान में, उनके कैंटोनमेंट में गया था। तो इसमें शर्म की बात नहीं है, बड़े फ़ख्र से, बड़े हिम्मत से कह रहा हूँ कि वो एक जुनून सवार हो गया था। वो इसलिए क्योंकि मुझे लगता था कि मैं ब्रेव हूँ, मैं बॉर्डर पे चला गया और मैंने लिखा और मैंने ये किया और वो किया। पर जब इसकी स्टोरी पढ़ी कि ये पाकिस्तान चली गई, वहाँ एक पाकिस्तान मेजर से शादी किया, पूरा परिवार बर्बाद करा दिया, तो मेरी वो हवा बंद हो गई। मुझे शर्म आनी हुई कि ये मैं अपने आप को इसके सामने ब्रेव तो नहीं कह सकता। तो एक कश्मीरी मुस्लिम औरत ने भारत के लिए क्या क्या किया, वो ये लोग खा गए। तो मैंने इनको बताया फिर कि आप इस फिल्म से नेशनल अवार्ड नहीं जीत पाएंगे, आपने इसकी आत्मा को ख़त्म कर दिया है। तो फिल्म ने कमा लिया पैसा, 300 करोड़ हो गए होंगे, कितना हो गए होंगे, लेकिन जाना तो 3 रुपये भी साथ में नहीं है।
आपने उसकी स्पिरिट पर चोट मारी। तो वो पहला एक लेसन था मुझे ये देखने के लिए कि आप ओल्ड कहावत है ट्रस्ट बट वेरीफाई। तो आप किसी पर ट्रस्ट करें तो ट्रस्ट करने से पहले वेरीफाई करें कि वो उस ट्रस्ट के लायक है कि नहीं है। तो ये एक बात हुई। फिर दूसरी बार जब विछोड़ा मैंने लिखी, एक मास्टरपीस है, एज पावरफुल एज राजी, और पेंगुइन ने ही पब्लिश किया। लेकिन उसके आने से पहले सहमत की जो ब्लेसिंग्स मुझ पर थी वो कैसे पॉसिबल है। देखिए कि पहली ही किताब जो 2008 में कोनार्क ने पब्लिश किया था, उसको 10 साल बाद पेंगुइन एक सेकेंड हैंड बुक को एक्सेप्ट करके प्रिंट कर दे, ओके, और वो बेस्ट सेलर की कैटेगरी में हो जाए, एंड पहले ही 3-4 महीने में 50,000 कॉपीज बिक जाएं, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है। बड़ा नंबर होता है। फिर उसके बाद में 6 लैंग्वेजेस में प्रिंट हो, और फिर लंदन में मुझे जेफरी आर्चर वो किताब को ऐसे करके खड़ा करके वो बोले मेरी फ़ोटो ले लीजिए। नाउ जेफरी आर्चर 300 किताबें लिख चुके हैं। वो मेरे एक तरफ से एक रोल मॉडल से हैं जो किताबों में लिखने के लिए उनसे बहुत कुछ सीखा है। बट उनको आप कैसे बोलें कि साहब ये उनके एजेंट ने मुझे एक लाइन लिख के भेजी थी दैट द राइटिंग इन योर बुक इज मिसिंग, व्हिच इज सच अ बिग कॉम्प्लीमेंट। तो मुझे पहले एक हफ्ता समझ में नहीं आया कि ये कॉम्प्लीमेंट कर गया कि बेइज्जती कर गया। तो फिर उनसे पूछा जाके लंदन में जाके कि बॉस ये क्या चीज़ लिखती है। ही सेज कि ये इट फ्लू फ्रॉम योर इमोशंस, दैट्स व्हाई आई कीप सेइंग दैट आई एम एन एक्सीडेंटल ऑथर। सो then this book went all over the place, and जाते जाते मुझे वो सहमत बोल गई थी कि बीबी अमृत कौर पे लिखिए। फिर वापस राजी तब तक लॉन्च नहीं हुई थी, मैंने दोबारा में एक चक्कर लगाया था पाकिस्तान में। तो एक ऐसी स्टोरी है देखिए कि जो एक बड़ी खूबसूरत लेडी जिसको कि 1955 में लियाकत अली खान और नेहरू के एक समझौते से वहाँ से निकाला गया, बट उसके बच्चे रख लिए गए 2, एक 9 महीने का, एक 2 साल का, ज़बरदस्ती, और उसको भगा दिया गया वहाँ से क्योंकि वो SHO वहाँ का उसको रेप करना चाहता था, मोलेस्ट करना चाहता था, एंड शी killed that SHO, 6 फुट 2 इंचेस पठान, और ये 5.5 फीट की लेडी थी। तो जब इनसे पूछा गया कि ये कैसे पॉसिबल है, वो स्टोरी मैंने उसमें बाकायदा लिख के बड़े डिटेल में जाके SHO के ग्रैंडसन से बात करके बड़ा कुछ रिसर्च किया इसमें। तो ये मुझे बताया गया कि एक लेसन ज़िंदगी का कि जो आपके भीतर में परमेश्वर है वो बाहर के किसी भी दुश्मन से सबसे बड़ा है। What a lesson! The enemy lying outside can never be bigger than the God residing within. Now that confidence brought Vichhoda, and this time I was not willing to take chances. तो फिर दीनू के साथ में, मैडॉक के साथ में एक अरेंजमेंट हुआ। राहुल नंदा मेरे पार्टनर हैं, जो कि सबसे बड़ी एजेंसी पब्लिसिस्ट की चलाते हैं। उनके पिताजी थे गुलशन नंदा, वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऑथर्स। तो इस तरह से विछोड़ा को मैडॉक को दिया गया अंडर सर्टेन कंडीशंस, कि ये जो हो चुका है मेरे साथ ये दोबारा नहीं होगा। तो हैट्स ऑफ टू दीनू, ही इज लिविंग हिज पार्ट ऑफ लाइफ टू दी कि भी स्क्रिप्ट हम दोनों के बीच में मैच होगी, एंड आई विल गो थ्रू एवरी डिटेल। और उसके बाद में एक तीसरी बुक आई, गोविंद। हाँ, बट ये सेकंड जो विछोड़ा है ये फिल्म कब तक आएगी? अगले साल आ जाएगी। अगले साल आ जाएगी। एंड सब कुछ अभी फाइनल हो चुका है, शूटिंग वूटिंग स्टार्ट? नहीं, अभी स्क्रिप्ट धीरे-धीरे में काम चल रहा है। सहज पके सो मीठा। आई डोंट वांट टू, आई एम इन अ हरी, बट हाउ, व्हाई टू बी इन अ हेस्ट व्हेन इट विल एक्चुअली हैम्पर द टेस्ट? बट हाँ, थर्ड पे आते हैं, मतलब काफी इंटरेस्टिंग कहानी लगी। हाँ गोविंद, या तो then
during COVID period, I began 8 books simultaneously. एक साथ? एक साथ. तो वो क्या करता था कि एक सब्जेक्ट से थक गया दूसरे को तो start दूसरे करना के है। ऊपर में बुलेट पॉइंट्स लिख लेता था. Okay. फिर तीसरे के बुलेट पॉइंट्स, चौथे के, एंड सो एंड सो फोर्थ. क्योंकि मुझे गोल्फ कोर्स में दोस्तों से एक्चुअल स्टोरीज के हिंट मिलते थे और ये पोजीशंस में लोग होते थे. सही बात है. तो मैं उस स्टोरी में से एसेंस निकाल के नेम्स वगैरह सिचुएशन से चेंज करके. बट सबसे पहले गोविंद इसलिए दिमाग में आई थी क्योंकि ये 3 नेवी ऑफिसर्स की कहानी है. तीनों मेरे कोर्समेट हैं ओके. और चौथा मैं हूं. तो मैंने इस सबको इकट्ठा करके एक ऑफिसर बना दिया, ओके. लेफ्टिनेंट गोविंद सिंह. ओके. तो ये गोविंद सिंह की कहानी So it's है. part real, part fiction मान सकते हैं. इट्स मोस्टली रियल. बट सबका कल्मिनेशन एक इंसान है तो वैसे फिक्शन है, Yeah. बाकी सब रियल स्टोरीज है. करेक्ट. तो इंसिडेंट्स आर रियल. ओके. ओके, सेंट पीटर्सबर्ग में क्या हुआ, इंडिया में क्या हुआ. तो ये पर्पस ये था एक बताना कि पहले तो कि हर उस गांव में रहने वाले बच्चे को कि आप ऑफिसर बन सकते हैं. आप अगर हिम्मत करें तो ये गोविंद एक ज़मीन से ऑफिसर बना. तो ये एक पहली मोटिवेशन थी. कितने सारे लोग गांव में, इंडिया के इतने छोटे छोटे गांव में, हो सकता है अभी ये पॉडकास्ट देख रहे हो, मतलब व्हाट विल योर मैसेज टू ऑल दोस किड्स हु रियली वांट टू जॉइन द आर्मी एंड बिकम अ ऑफिसर? क्योंकि कई लोगों के लिए, फॉर अ लॉट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया, फॉर यूथ स्पेशली, आर्मी गिव्स देम दैट इमोशनल वैल्यूर. इट गिव्स देम दैट, हाउ शुड आई से, दैट फीलिंग ऑफ प्राइड कि हाँ मैंने कुछ अचीव किया है लाइफ में. एंड आई नो सबके अलग प्रिविलेजेस होते हैं, कईयों को पढ़ाई नहीं भी मिल पाती है. आई गेस सेम इज द केस विथ दिस गाय ऑल्सो, कि बहुत स्ट्रगल्स हैं लाइफ में, बट ही ओवरकम्स एवरीथिंग एंड जॉइन्स द इंडियन नेवी. देखिए, बटरफ्लाई नहीं बनती जब तक कैटरपिलर नहीं होता. और सही बात. कैटरपिलर जब वो वहाँ से निकलता है, वो जो, तो उसके सारे शरीर पर वो जो कट होता है, वो निकलते उस शेल में से. हाँ. अगर आप वो कैटरपिलर का शेल काटते हैं कि ये जल्दी बटरफ्लाई बन जाए, तो नहीं हो तो वो उड़ नहीं सकती कभी. तो ठोकरें बहुत ज़रूरी है. आप बहुत कुछ सीखते हैं ठोकरों से. हर आदमी अगर आपको लिफ्ट से चढ़ा के ले जाए ऊपर छत पर और सीढ़ियों के आपको नहीं हो, तो आपके घुटने काम करना बंद कर देंगे, यू नो. एंड गोल्ड जब तक गले नहीं, तो ये बहुत सारी कपे कहावतें नहीं हैं. तो वो खिलता नहीं है. वो अपने आप में मशहूर हैं ये बातें, और वो सच्चाई है. अच्छा है कि हम बहुत सारा पैसा कमा लें. मैं नेवी टाइम में एक सॉन्ग बड़ा सुनता था जोर से, और फिल्म बड़ी बार बार देखता था. वो हो सकता है मुझे फिल्म बनाने का शौक़ उस फिल्म से हो, फिडलर ऑन द रूफ. ओके. वो अपने आप में कमाल की ज्यूज़ की फिल्म है. ओके. उसमें टपोल एक गाना गाता था जो कि मेरा फेवरेट रहा, इफ़ आई वर अ रिच मैन. तो वो उस वक़्त नेवी की कमाई इतनी नहीं होती थी, आजकल काफ़ी खूब जोर से है. एंड वो ठीक अच्छे थे, क्वालिफाई सब कुछ अच्छा था. बट आप उसमें गाड़ी नहीं चला सकते थे, मोटरसाइकिल चला सकते थे. यू नो, देयर वर लिमिटेशंस अबाउट एवरीथिंग. इफ़ यू वांटेड हाउस रेंट, हाउस लोन, तो आपको 70,000 रुपीज़ मिलता था. अरे बाप रे. नहीं, तब 70,000 की वैल्यू पे था, थी, वो भी सही बात है. तो 70,000 में मैं आपको घर नहीं मिलता था, ये तो सच बात है. बट हाउस लोन वाज रिस्ट्रिक्टेड only. टू दैट 70,000 रुपीज़. वो भी इंस्टॉलमेंट्स में मिलता था. बाप रे. तो so you see, Navy teaches you to live within limitations, yet as an officer, white uniforms and so on so forth, and it teaches you a lot. It teaches you enormously. So Gobind is that story where this officer goes to Russia to bring a brand new submarine, and what all he goes through.
मैं पब्लिक को बताना चाहता हूँ कि आपके पास में राइट्स, फंडामेंटल राइट्स हैं. यू हैव अ राइट टू स्पीक, यू हैव अ राइट टू राइट, यू हैव अ राइट टू एक्सप्रेस, you have a right to marry. Okay? When you join military, you lose all fundamental rights. Nobody knows this. हम लिख नहीं सकते अपनी मर्जी से फौज में, परमिशन चाहिए, राइटली सो. हम अपनी परमिशन से बोल नहीं सकते कुछ भी फालतू. आप फौज के खिलाफ में बोल के दिखाइए, यू आर नॉट अलाउड, राइटली सो. डिसिप्लिन्ड सर्विस है. आप अपनी बिना इजाज़त के शादी नहीं कर सकते. पीपल डू नॉट नो, ओके, कि आपने अगर किसी फॉरेनर के साथ शादी किया तो कोर्ट मार्शल ऑफेंस है. ओह, ओके, इट्स नॉट इजी. और अब थोड़ा ढील हुई है, बट वो ढील इतना ही है कि अगर आपने परमिशन लेके शादी कर ली एंड यू आर अ क्लास ए ऑफिसर, यू विल नेवर बी इन द फ्रंट लाइन शिप. अरे बाप रे. ओके, सो जब मैं 80s में 85 में मेरा शादी हुई थी तो एक क्वेश्चन मेरे बार बार दिमाग में, उसके बाद में मेरे दिमाग में उठता था कि मोस्ट मॉडर्न वॉरशिप्स पर सर्विंग ऑफिसर्स नहीं जा सकते थे. बैन कर दिया था. जब भी कोई नया शिप आए 4 से 8 महीने के लिए उस पर बैन रहता था. सीक्रेसी रहनी चाहिए. राइटली. न्यू आर्म है, न्यू आर्मामेंट, सही बात है. कोई लीक होता है कि स्टफ, ठीक है. लेकिन एक कोई राजीव गांधी थे, वो इटालियन के साथ में शादी किए और बर्मिंघम आइलैंड पे हर साल हनीमून के लिए जाते थे अपने इन लॉज के साथ में. और भारत के फ्रंट लाइन वॉरशिप्स, सबमरीन्स एंड एयरक्राफ्ट कैरियर उनकी सर्विस में जाते थे. मेरे अपने कोर्समेट्स जो पायलट्स थे वो हेलीकॉप्टर में शिप में जाते थे और उनको वाइन सर्व होती थी वहाँ, क्योंकि वहाँ इन आइलैंड्स में आप शिप अलॉन्ग साइड नहीं ले जा सकते, फ्लोट ही करना है उनको, क्योंकि डेप्थ जिन्हें 1000 मीटर 2000 मीटर बहुत गहरी है, एंडलेस है. तो वहाँ एंकर कहाँ लगेगा, एंकर तो जाएगा नहीं. तो द शिप्स वुड फ्लोट. सो एक ऑफिसर को विदेशी महिला से शादी करना अलाउ नहीं है. पर भारत के प्राइम मिनिस्टर को या मिस्टर अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिसकी की जो गर्लफ्रेंड जो उनके साथ रही वो एक IAC एजेंट के साथ उनकी बेटी थी पाकिस्तान की. हाउ डू यू परमिट दिस? ये कैसी डेमोक्रेसी है? तो हमने इसके खिलाफ में आवाज़ उठाई थी. और याद रहे वो ऑफिसर्स ने जिन्हें इन चीज़ों में राजीव गांधी को सपोर्ट किया था, हाँ में हाँ भरी थी, वो एडमिरल बने. एक रामदास थे, एडमिरल रामदास, वो बैकडोर से आए, जूनियर थे, उनको बना दिया गया ऊपर. ओके, एक और थे जो कि जिनको सैक किया गया. पहले एक ही ऑफिसर थे नेवी चीफ के जो उसको सैक किया गया था, एडमिरल विष्णु भागवत. तो आप उनका रिकॉर्ड देखिए, वो उस काबिल नहीं थे कि उन्हें उस तरह की पोजीशन दी जाए. तो ये झटका लगा हमें. और बहुत सारे नेवी ऑफिसर्स उन दिनों में ने रेजिग्नेशन दिया था. रेजिग्नेशन दूसरे तरीके से दिया था, कोई और तरीका ढूंढ के, क्योंकि आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते इस तरह का. तो गोविंद उस ऑफिसर की स्टोरी है जिसने ये सब झेला, बट अपनी पेट्रियोटिज्म दिखाई. तो ये ट्रू स्टोरी है. 1, 2, 3, 4 ऑफिसर्स की combined as one. My purpose was not to glorify officers. My purpose was to glorify my navy. नेवी का नमक खाया है, वो नमक आज भी खून में चलता है. राइट. तो
उसमें उस ऑफिसर को जिसने गलती किया उसको एक्सपोज किया है, क्योंकि हनी ट्रैपिंग हुआ। ओके। और लेकिन एक सवाल पूछते पूछते रह गया था कि हनी ट्रैपिंग खाली एक के ऊपर तो नहीं हुआ, तो सारे ब्यूरोक्रेट्स कैसे बच गए, एक ही ऑफिसर को क्यों पकड़ा? तो ये कमजोरियां हैं हमारे सिस्टम में, और ये कमजोरियां आसानी से ठीक नहीं होंगी, बिकॉज दैट्स द लॉ ऑफ डेमोक्रेसी कि आपने किसी को तो पनिश कर दिया, चलो जान छूट गई, आगे चलिए, मैसेज चला गया होगा। बट मैसेज जाता नहीं है। बोफोर्स अचानक से नहीं हुई, ऑगस्टा अचानक से नहीं हुई। ओके, अगर आप फौज के खिलाफ में कुछ इस तरह के काम करते हैं और कंप्रोमाइज़ करते हैं और QRs क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स चेंज करते हैं, तो उसका असर आप पर तो नहीं होगा, बट मेरा फौजी मरता है और आगे वाली जनरेशन पे भी असर होता है। सो इसलिए जब ये चेंजेस हुए, एंड हेड्स ऑफ टू, क्योंकि मैं डरता कोई से नहीं हूँ, हेड्स ऑफ टू प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो चेंजेस ये लेके आए, जो फौज में चेंजेस लेके आए, जो उन्होंने जो हर 26 जनवरी या रिपब्लिक डे को ये चले जाते हैं बॉर्डर पर जवानों के पास में, उनके साथ दिवाली मनाने चले जाते हैं, आज तक कभी नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ा हौसला बुलंद होता है। सियाचिन के ऊपर में एक बाना सिंह थे कैप्टन, अभी भी हैं, परमवीर चक्र, उसको कांग्रेस ने 2.5 एकड़ ज़मीन इनाम में दी थी, क्योंकि सियाचिन जीता था अकेले बाना सिंह ने। तो प्रॉमिस कर दिया बहुत बड़ा, 2.5 इंच ज़मीन नहीं दिया है। तो आप फौज को धोखा ना दें, क्योंकि दे आर प्रोटेक्टर्स। ऑलराइट। तो जब मेरे पाकिस्तान में बड़े अच्छे लोगों से कनेक्शंस हैं, तो जब मैंने पूछा कि आपने उस एयरफोर्स के ऑफिसर को कैसे छोड़ दिया, क्यों, क्या हुआ था, तो इसे कि हम यहाँ पर भी वर शिटिंग इन आवर पैंट्स कि आप अभी अटैक कर देंगे, ये मोदी है, ये अटैक कर देगा। ऑलराइट, डरते हैं आज। तो हमने, देखिए, देश ने, भारत ने 10,000 साल पुरानी हमारी कल्चर है। हमने 100 हिंदुस्तान तो नहीं बनाए, एक ही हिंदुस्तान रहा। भारत महाद्वीप से भारत बना, छोटा हो गया, लेकिन फैले नहीं। 1700 साल पहले क्रिश्चियनिटी आई थी, आज 100 देश हैं क्रिश्चियनिटी के। 1400 साल पहले इस्लाम आया था, आज 56 देश हैं इस्लाम के। भारत तो अकेला रहा। हमने तो कभी ऐसा नहीं किया है। तो जो महात्मा कहे जाने वाले मोहनदास करमचंद गांधी हैं, नेहरू के साथ मिलके, गांधी डायनेस्टी के साथ में मेरे देश को बेचा है। इसका सबूत है रजनीकांत पुरानिक की बहुत बड़ी किताब है, नेहरूज 97 मेजर ब्लंडर्स। कांग्रेस पढ़ने को तैयार नहीं है उस सच को। उसने कोट किए हैं सारे किताबों को। उसके ऊपर में फिल्म बनेगी, ओके, ताकि लोगों को दिखाया जाए कि हमें पाकिस्तान चाइना का डर नहीं है, दुश्मन अंदर बैठा है। तो एज ए फौजी आई रोट गोविंद, ताकि लोगों को बताया जा सके कि अगर आप गिलहरी का काम कर दें तो राम सेतु को मदद मिल जाती है। क्या सही से बोला है, गिलहरी का काम करते तो राम सेतु को मदद मिल जाती है। वेरी वेल पुट। कैसा लगता है एज अ राइटर एक्सप्लोर करना अपने थॉट्स को? बिकॉज बहुत सारे लोगों के अंदर थॉट्स होते हैं कि एज अ राइटर वी कैन ऑल्सो एक्सप्लोर, बट आई नो इट इज नॉट दैट ईजी, इट इज सर्टनली प्रेटी डिफिकल्ट. यू सेड यू आर एन एक्सीडेंटल ऑथर, but any tips for all those people who really want to explore? You see, all you need to do is put your emotions on paper. You know, I talk to peacocks. They're very friendly with me. They come to me, they eat out of my hands and this, that and the other. I don't know how and why. And when they shake their head or their eyes meet mine, I think what I've picked up is a dialogue.
True. Strange. That's how they can talk, right? Right. I think so. They may not have said this. And then I advance those words, or I feel that I am able to communicate with them. Right. I have similar communication going on with a whole lot of people who cannot afford anything. All right. But when you sponsor them subtly, under a condition that my name should not come in anywhere, right? And when you see those children, one of them now going to Singapore for higher studies, having lost both parents 7-8 years ago, you realize that कर तो कोई और रहा है, आप बस एक निमित्त हैं, आप बस एक जरिया हैं. तो वो सहमत सिखाया करती थी कि भूल जाइए कि she used to worship Krishna. Wow. Okay. तो वही सब जो किताब में से वो खा गई, मेघना एसेंस खा गई, इसलिए दुख होता है. तो वो बोलती थी I would have loved to see a Kashmiri Muslim बहुत सारे worshipping Krishna. नहीं, in that film. मतलब कितना ब्यूटीफुल एस्पेक्ट है ये. मैं फारूक अब्दुल्ला के पास में गया था, उन्होंने बड़ी सपोर्ट की थी मुझे कॉलिंग सहमत में, माइंड यू. तो मैंने उन्हें पूछा कि ये एक कश्मीरी औरत ऐसा कैसे कर रही है, मुझे बड़ा अचंभा होता है. तो उन्होंने एक जवाब दिया था मुझे कि तुम एक कश्मीरी औरत चाहते हो भारत के साथ लड़ने के लिए, भारत के साथ में रह के दुश्मनों से लड़ने के लिए, यहाँ हज़ारों हैं. तो उस टिप के ऊपर में मैंने कितने महीने पहलगाम और वैली में काटे थे. एंड आई रियलाइज दैट व्हाट ही सेड वाज करेक्ट. आज 370 हटा है तो पूरा का पूरा कश्मीर भारत के साथ जुड़ा हुआ है, बिकॉज उन्होंने वो फ्रीडम देखी ही नहीं थी. ट्रू. एक पंछी जिसका पेट भरा हो, वो कभी उस पक्षी के साथ में नहीं उड़ता जिसके पेट में दाना नहीं. ये कुदरत का नियम है. आज उनको भूखे पेट को आज रोजी रोटी जा रही है. कारपेट वाले कारपेट बना रहे हैं, शॉल वाले शॉल बना रहे हैं, बिक्री ज़्यादा हो रही है. अब टूरिज़्म देखिए कहीं का कहीं पहुंचा है. पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ज़रा एक बार नज़र दौड़ा लीजिए, पाकिस्तान में नज़र दौड़ा लीजिए. आप ये एनालाइज करिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी एक जगह विफल हैं, कामयाब नहीं हुए हैं. वो है ये बताना गवर्नमेंट पब्लिक को कि पाकिस्तान को इतना पैसा कहाँ से आता था. भारत से जाता था. 5 से 8 हज़ार करोड़ रुपया हर साल कांग्रेस के समय में कश्मीर में खर्च होता था. टेरर भगाने के लिए नहीं, टेरर पालने के लिए. और जो नकली नोटों की जो भरमार हुई है, वो मशीन्स हमने जो कि डिस्कार्ड की है, प्रिंटिंग मशीन्स, वो पाकिस्तान में कैसे पहुंची. वो जो एक ही कंपनी है इंक हमें सप्लाई करती है, वो वही इंक पाकिस्तान को कैसे दे रही है. और वो जो कंटेनर्स, ये बात साबित सामने आ जाएगी, वो किताब अब मेरे पास है, फिल्म बनेगी उस पर. जो एक कंटेनर्स, हंड्रेड्स ऑफ कंटेनर्स इंडिया में आए, फिल्ड विद 2000 करेंसी नोट्स, और पकड़े गए, उनके पीछे कौन था. क्या मिस्टर चिदम्बरम जवाब देंगे इसका. ये कठोर क्वेश्चन पूछने चाहिए. इसके सबूत पड़े हैं हमारे पास में, दिखाइए. That makes sense. On that note, I'll say बहुत बहुत शुक्रिया for sharing your book, and for all those people who really want to explore this writing, Govind is up for grabs at the nearest store by Shri Harinder S. Sikka. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you very much. Thank you.